हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज क्लास 10 साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। क्योंकि ये सभी के सभी विज्ञान के छोटे छोटे डेफिनेशंस अर्थात परिभाषाएं हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये भले ही छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन है बहुत कमाल के। या फिर यूं समझ लो फ्रेंड्स कि ये साइंस अर्थात विज्ञान का बेस है, आधार है। और किसी भी चीज का आधार और बेस का मजबूत होना जरूरी है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अपने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ बेस को भी मजबूत बनाते हैं फ्रेंड्स। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न दिया है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसका सरल सा उत्तर है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई उसमें ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। तो देखो, किसी वस्तु के भौतिक अवस्था, तो इसी भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी 3 भौतिक अवस्था होती है फ्रेंड्स। इतने 3, वो कौन कौन से। तो एक होता है ठोस, ठोस, द्रव और गैस फ्रेंड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो कितनी अवस्था में पाई जाएगी, कितनी भौतिक अवस्था में, 3 अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस। अब इसी को फ्रेंड हमें इसी को जैसे कि द्रव को हमें गैस में परिवर्तन करना है। तो देखो यही होगा, भौतिक अवस्था पहले क्या था, द्रव था। अब इसी द्रव को हमें गैस में चेंज करना है, तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ गैस में। तो इसी में फ्रेंड इस द्रव को गैस बनाने में हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसी को कहते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा। यानी कि सपोज मान लो फ्रेंड कि ये द्रव मान लेते हैं कि पानी है, ठीक है ना। अब इस पानी को आपको गैस बनाना है, यानी कि भाप बनाना है। तो इस पानी को, इस जल को हम कितना ऊष्मा दें कि ये गैस में बदल जाए, यानी कि वाष्प में बदल जाएगा फिर। तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। तो यानी कि क्या हो गया इसका सरल सब डेफिनेशन, किसी वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 हमें दिया है, किसी वर्ग, उसी को कहते हैं समूह, किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स इससे पहले समझ लेते हैं हम ये आयनन ऊर्जा, कि ये आयनन ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा यानी कि फ्रेंड आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी या कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, उसी को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। सपोज मान लो किसी तत्व है और इसका ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं फ्रेंड। क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। तो हम इस तत्व को कितना ऊष्मा या ऊर्जा दें कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में देखते हैं, उसी में होता है वर्ग में का उत्तर है फ्रेंड्स। देखो क्या कह रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है। यानी कि देखो फ्रेंड आयनन ऊर्जा क्या हो गया, किसी तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, यानी कि कम ऊर्जा देने पर ही क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो बाहर निकल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा के मान में कमी होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर घटता है। यानी कि फ्रेंड क्या हो जाता है, उसके परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, घटते जाता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान हो जाता है। आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने ले लिया 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम और एक ले लिया पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का क्या होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। देखो फ्रेंड, तो इसमें हमें कैसा ये देखने को मिलेगा। तो लिथियम का होता है 3, इसका परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 1, और सोडियम का क्या होगा 2 8 1, और इसी प्रकार पोटेशियम के क्या होगा 2 8 8 1। ये देखो फ्रेंड, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें सिर्फ 2 ही कक्षा है लिथियम में। उससे जस्ट नीचे आए तो हमें मिला सोडियम धातु, तो उसमें क्या हो गया 2 8 1, इसमें 3 कक्षा हो गए फ्रेंड। यानी कि पहले में 2 कक्षा, तीसरे में 3 कक्षा, और इसमें क्या हो गया तीसरे में हमें 4 कक्षा देखने को मिल रहा है 2 8 8 1। यानी कि क्या हो रहा है, ये नाभिक होगा। तो इससे जो दूरी है वो हम नीचे आ रहे हैं आवर्त सारणी में। आप आवर्त सारणी को देखिए
तो क्या हो रहा है, ये परमाणु त्रिज्या बढ़ता जा रहा है फ्रेंड। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फ्रेंड, तो ये क्या होगा, नाभिक। तो नाभिक के जो समीप होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल ज़्यादा होगा। फिर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होगा, कम आकर्षण बल होगा। और उसी प्रकार इसमें क्या होगा, इस बाह्य कक्षा में इसमें और भी नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। यानी कि अगर फ्रेंड हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो हमें बहुत कम ऊर्जा लगेगी, है ना। और उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो इसे निकालना चाहेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा, इसे निकालना चाहेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती जा रही है फ्रेंड। अगर हम और आगे इसी तरीके से आगे के तत्व लेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्या होगा, परमाणु त्रिज्या होगा। तो क्या हो रहा है, देखो नाभिक का आकर्षण बल घट रहा है। इसी प्रकार इसमें कहा जा रहा है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण ये त्रिज्याएं बढ़ रही है तो नाभिक का आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर घटता जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा का मान घटता है या कमी होता है फ्रेंड। क्यों कमी होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल बाह्य इलेक्ट्रॉन पर घटता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 हमें दिया है, ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है। ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है, तो उत्तर है ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता तथा जिसकी ऊष्मीय चालकता शून्य है उसे ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण होता ही नहीं है फ्रेंड, जैसे कि क्या हो गया, देखो उदाहरण में हमें दिए गए रबड़, एबेनोइस, एस्बेस्टस। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण थोड़ा भी नहीं होगा फ्रेंड। क्या होगा, चलो सपोज मान लेते हैं कोई एबेनोइड का ये इस तरीके से छड़ है, ठीक है ना, ये एबेनोइड का छड़ है। तो अगर हम इसे ऊष्मा देना चाहेंगे तो इसके कोई एक परमाणु या अणु क्या होगा, थोड़ा सा ऊष्मा तो ले लेगा, लेकिन ये इसके अपने आसपास के परमाणु को ऊष्मा संचरण नहीं होने देगा फ्रेंड। यानी कि ये कभी ऊष्मा देंगे तो ये समझ लो इस तरीके से कि ये गर्म ही नहीं होगा फ्रेंड। ये इस तरीके से होता है ऊष्मारोधी पदार्थ जो ऊष्मा का संचरण होने नहीं देता है तथा जिसकी ऊष्मीय चालकता शून्य हो, वो ऊष्मा को अपने में से जाने ही नहीं देगा फ्रेंड। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मारोधी पदार्थ। जैसे कि रबड़, एबेनोइड, एस्बेस्टस, इसको आप कितना भी ऊष्मा दे दो ये कभी गर्म नहीं होगा, और अगर ये गर्म हो गया तो थोड़ा सा होगा, ये अपने आसपास के परमाणु को ऊष्मा संचरण नहीं करेगा फ्रेंड। तो एक और इसी का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि ये तो हो गया ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी अर्थात जो ऊष्मा को संचरण होने ही नहीं देगा फ्रेंड। और दूसरा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक। ये हो गया ऊष्मारोधी, और उसी प्रकार होता है ऊष्मीय कुचालक किसे कहते हैं। तो उसका सरल सा डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड, देखो वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और इसी से संबंधित है, ऊष्मा का कुचालक। तो ऊष्मा का कुचालक वे पदार्थ होते हैं फ्रेंड जो सरलता से तो ऊष्मा जाने नहीं देते, लेकिन क्या होगा उसमें ऊष्मा का संचरण थोड़ा थोड़ा होगा। जैसे कि उसके लिए एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं लकड़ी। लकड़ी को अगर आप जलाओगे या किसी भी चीज़ से ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा जलेगा लेकिन अपने आसपास के परमाणु को भी थोड़ा बहुत बहुत कम देगा, लेकिन वो ऊष्मा अपने आसपास के परमाणु को देगा और गर्म हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ऊष्मारोधी पदार्थ में, ऊष्मारोधी पदार्थ में जो परमाणु ऊष्मा ले रहा है वही लेगा, वो अपने आसपास के परमाणु को ऊष्मा देगा ही नहीं, तो उसमें तो संचरण होगा ही नहीं। और वही बात हो गई ऊष्मा का कुचालक, तो उसमें क्या होगा, बहुत कम मात्रा में ऊष्मा का संचरण होगा फ्रेंड। तो उसके लिए आप कैसे लिख सकते हैं, ऊष्मा का कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण सरलता पूर्वक नहीं होता है, ऐसा ही आप लिख सकते हैं फ्रेंड। और उसका उदाहरण हो जाएगा लकड़ी और कांच, ये इस तरीके के पदार्थ होते हैं फ्रेंड। ठीक है, और उसी प्रकार हो जाता है ऊष्मा का सुचालक। तो ऊष्मा, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, कमेंट करके जरूर बताएं अपना आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 है, अपघटक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है फ्रेंड, अपघटक यानी कि वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं अपघटक कहते हैं। यानी कि अपघटक वे जीव होते हैं फ्रेंड जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, जो मर चुके हैं उसी कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अपघटक। और इसके उदाहरण है जीवाणु तथा कवक फ्रेंड। ये क्या होते हैं, ये अपघटक होते हैं। कौन, जीवाणु और कवक, जो क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसी से कई क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। देखो ठीक है, क्या क्या बनता है कि अपघटक न हुआ या अपघटकों की क्या भूमिका है।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को थ्रू आसानी से घटा सकते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर अपघटक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं होगा, जिससे पृथ्वी पर गंदगी फैल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इससे आंसर निकाल सकते हैं फ्रेंड, यानी कि अपघटक का होना बहुत ही अनिवार्य है। और एक अपघटक के बारे में आप जानते भी हो फ्रेंड, क्या होता है वो अपघटक, मशरूम यानी कि पुटू जो बोलते हैं जिसे पुट, वो क्या होता है, वो कवक होता है और एक प्रकार का क्या होता है, अपघटक ही है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ है यानी कि धान के भूसे यानी कि पराली से क्या होता है, ये कवक जो है सड़े गले पराली से निकल आता है, जिसे हम पुटू या फिर मशरूम कहते हैं और जिसको हम खाते भी हैं, है ना। तो ये भी क्या होते हैं, कवक जो मृत कार्बनिक पदार्थों को अपना पोषण बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है। तो इसका आंसर है ऐसा उपकरण या साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। यानी कि फ्रेंड विद्युत मोटर देखे हो घर में, पंखा है, फैन है, ये सभी क्या है, ये विद्युत मोटर के उदाहरण है, जो कि क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। पंखा हो गया, ये क्या होता है, इसको जैसे ही हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये घूमता है, यानी कि ये यंत्र क्या होता है, घूमने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड विद्युत ऊर्जा को वो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। तो विद्युत मोटर क्या होता है, ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये तो सिंपल है। इसी प्रकार प्रश्न 6, विद्युत जनित्र और उसी को कहते हैं फ्रेंड डायनामो क्या है, या फिर हम अपने शब्दों में जानते हैं इसे जनरेटर, ठीक है। जनरेटर, तो जनरेटर जस्ट इस विद्युत मोटर का उल्टा होता है। देखो क्या होता है, विद्युत जनित्र या डायनामो, तो ऐसा उपकरण या साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जो जनरेटर होता है फ्रेंड वो क्या करता है, उससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होता है, वो है एक यंत्र, उसको चलाने पर हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा। तो यही हो जाएगा, वह एक ऐसा उपकरण या साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है फ्रेंड, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। विद्युत मोटर कहे तो विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 हमें दिया है, बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी IMP है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुलक किसे कहते हैं और एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। तो बहुलक का मतलब होता है सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक भार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। सरल अणु यानी कि छोटे छोटे अणुओं के संयोजन या छोटे छोटे अणुओं को मिला करके हम एक उच्चतर आणविक भार बनाते हैं फ्रेंड, उसी को कहते हैं बहुलक, ठीक है। उसी को कहा जा रहा है सरल अणुओं के संयोजन से, यानी छोटे छोटे सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक भार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए एथिलीन के बहुलीकरण से हमें पॉलीथीन बनता है फ्रेंड। बहुत सारे एथिलीन मिला करके हम पॉलीथीन, जिसे हम लोग क्या पन्नी बोलते हैं फ्रेंड, प्लास्टिक, वही हमें प्राप्त होता है। ये ये क्या होता है, यही भी बहुलक होता है। क्या होता है, एन, एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2। तो बहुत सारे हम एथिलीन यानी कि NC2H2 को मिला करके हमें क्या मिलता है फ्रेंड, पॉलीथीन मिलता है, यानी कि ये C2H2 N टाइम्स, यानी कि N 10 बार 20 बार जितने भी हम उतने सरल अणुओं को जोड़ करके हम पॉलीथीन बनाते हैं फ्रेंड, जो कि क्या होता है, ये दृढ़ प्लास्टिक होता है। और जब आप जानते भी हो कि ये कितना प्रदूषित है, इनका सरलता से अपघटन नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है ना। पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक, ठीक है। तो पॉलीथीन प्लास्टिक किस बनकर बना होता है, तो ये होता है एथिलीन के बहुलीकरण से फ्रेंड। एथिलीन, बहुत सारे एथिलीन को हम लेंगे और उसी का बहुलीकरण करके हम पॉलीथीन बनाते हैं, उसी को कहा जा रहा है सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक भार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। सो आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।